नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा। तो नीट को लेकर पूरे देश भर में घमासान मचा हुआ है। सीबीआई ने अभी तक 5 गिरफ्तारियां कर ली हैं। जांच लगातार जारी है और ये जांच सिर्फ किसी एक राज्य नहीं बल्कि कई राज्यों तक फैली हुई है और ये पूरा नेक्सस है जिसका बहुत जल्दी भांडाफोड़ किया जा सकता है। इस तरह की खबरें हैं और इस पूरे टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर शिखा दरबारी जी एक्स ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, इंचार्ज ऑन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एजुकेशन और फाउंडर ऑफ सिक्स सिग्मा अकेडमी और बहुत लंबे समय तक इन्होंने एनटीए के कामकाज को भी देखा है। मैम मोस्ट वेलकम, वी आर ऑनर्ड टू हैव यू। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैम, इतने बड़े स्तर का पेपर लीक एक बार नहीं, दो बार नहीं, ये तीसरा साल लगातार है जब एनटीए की तरफ से और एनटीए को लेकर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। ये सिस्टम का फेल्यूर माने या एनटीए का फेल्यूर माने या सरकार का फेल्यूर माने? आई वुड से ये एक सिस्टम का फेलियर है, क्योंकि क्या होता है ना कि सिस्टम हमने बनाया और सिस्टम हम जब भी बनाते हैं देयर इज नो डाउट कि एनटीए जब बना था उस वक्त भी ये इशू आया था कि हम सोसाइटी क्यों बना रहे हैं, पर क्योंकि उसमें क्या होता है ना अकाउंटेबिलिटी की कमी हो जाती है। और सिस्टम के साथ साथ एक हमारा अगर मैं देखूं कि एक नेक्सस है कोचिंग माफिया का और पेरेंट्स का भी। तो क्या है, सिस्टम तो आपने अपनी तरफ से फुल प्रूफ बनाया, पर लेकिन अगर देयर आर काइंड ऑफ हैकर्स जो उसको इसीलिए खड़े हुए हैं कि हम किसी भी तरह से इस सिस्टम को तोड़ दें, तो अगर इस तरह के लोग जो है फॉर अ मनी अगर कंप्रोमाइज्ड हो जाते हैं, सिस्टम में कंप्रोमाइज ढूंढ लेते हैं। अगर आप देखिए आजकल हर जगह हैकिंग हो रही है, आपका बैंक अकाउंट हैक हो रहा है, आपका मोबाइल हैक हो रहा है, आपका ईमेल हैक हो रहा है, तो कहीं पे भी हमने चाहे कितना भी अच्छा एनक्रिप्टेड सिस्टम एनटीए ने दिया हो, अगर वहां पे कंप्रोमाइज्ड लोग हैं। नासिक में भी अगर आप देखिए, नासिक हमारी एक ऐसी नॉर्मल प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, इट्स ए गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस जहां पे कि नोट भी छपते हैं, तो वहां की सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल की है। तो कहीं पे उस सिक्योरिटी अगर हमारी हाई लेवल की है और हमारे एनक्रिप्टेड है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, अगर कोई उसको खोल सकता है, जैसे कहते हैं ना डिजिटल लॉक होते हैं, तो डिजिटल लॉक को वही ऑफिसर खोल सकता है जिसके पास ओटीपी आया हो। तो अपनी तरफ से तो गवर्नमेंट ने और सिस्टम ने पूरे जिसे कहते हैं फुल प्रूफ सिस्टम बनाया, पर उस फुल प्रूफ सिस्टम को भी आई वुड से कि कोचिंग माफिया और जो बहुत एम्बिशियस पेरेंट्स हैं जिनके पास करोड़ों रुपया है कि हमें अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना ही है, वो लोग मिलके उस सिस्टम को कंप्रोमाइज करके तोड़ देते हैं और इस तरह का जो नीट का अभी हम सुन रहे हैं वो हो रहा है। और दूसरा इसका प्रॉब्लम ये है, देखिए आप जो बोला आपने कि भी पिछले 2-3 साल से लगातार पेपर जो है वो लीक अगर हो रहा है, तो क्यों नहीं दोषियों को सजा मिलती? 2024 में भी ये इशू आया था, खुद माना गया था कि हाँ हमारा कंप्रोमाइज्ड हुआ सिस्टम। बिहार में आपने 1570 बच्चों का दोबारा से एग्जाम लिया भी, उस वक्त भी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट तक गया, पर शायद जिसे होते ना कि आपने लीपापोती कर ली, आपको पता है मेरा पेपर लीक हुआ था, पर पेपर लीक होने के साथ साथ भी जो है आप ये मानने को तैयार नहीं है। तो एनटीए की मैं कहूंगी ये सबसे बड़ी गलती ये है कि जब 2024 में आपका पेपर लीक हुआ था, आपने क्यों नहीं अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को देखा, अपने वीक लिंक्स को देखा और उनको स्ट्रेंथन किया? तो मैम, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये फेल्यूर मल्टी लेवल पे है, नॉट ओनली एनटीए बट मल्टी लेयर? क्योंकि सिक्योरिटी की अगर बात की जाए या फिर अगर हम पेपर सेट करने वाले जो पैनल है उनकी बात की जाए, फिर कौन उसकी निगरानी करता है ये बात की, तो एक लेयर है। क्या आप समझा पाएंगे कि हाउ डज इट हैपन? लेयर के अलावा सबसे पहले मैं एनटीए के लिए बोलूंगी कि एनटीए को अपना सिस्टम इतना फुल प्रूफ करना चाहिए था, जैसे कि अगर आप देखिए यूपीएससी का भी तो पेपर हो रहा है ना, यूपीएससी में तो कभी पेपर लीक नहीं हो रहा। सीबीएसई भी पहले करता था, सीबीएसई ने भी 12th के लाखों मतलब 17 से 18 लाख बच्चों का एग्जाम सीबीएसई भी ले रहा है हर साल, वहां पे तो पेपर लीक नहीं होता। तो यहाँ पे जब आपको पेपर लीक हो रहा है, इसका मतलब देयर इज अ नेक्सस जहां पे लोग उस सिस्टम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आपको पता है कि आपके ही सिस्टम को, क्योंकि देखिए अगर आप हिस्टोरिकली देखिए पहले क्या होता था कि जो मेडिकल कॉलेजेस थे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अपना एग्जाम ले सकते थे, गवर्नमेंट हर स्टेट का अपना अपना सीपीएमटी यूपी का होता था, हर स्टेट का अपना सीपीएमटी होता था, इवन मैनेजमेंट सीट होती थी। तो क्या होता था, जो ये पेरेंट्स होते हैं जिनके बड़े बड़े नर्सिंग होम है, उनका एक ही सपना होता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरे नर्सिंग होम को संभाल ले, और उसको नर्सिंग होम को संभालने के लिए उनका बच्चा अगर लायक नहीं है तो वो 1-1 करोड़ रुपया देने को तैयार होते थे और अपने बच्चे का एडमिशन कराते थे। दिस इज अ फैक्ट विच एवरीबडी नोज।
लेकिन उस टाइम इसको जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, इसे एक मैनेजमेंट कोटा के तहत इसे काउंट किया जाता नहीं, मैनेजमेंट कोटा के तहत तो होता ही होता था। उसके अलावा भी वो उन सीट्स पे, उन एग्जाम्स को जहां पे इंटरनल एग्जाम्स होते थे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के, उन प्राइवेट एग्जामिनेशंस को पास कराने के लिए भी वो अलग से मैनेजमेंट को पैसा देते थे। तो ये जो उनको था कि हमें पैसा दे के ही कराना है। अब जब से नीट आ गया और मैंडेटरी हो गया कि नीट का एग्जाम उनको क्वालिफाई करना ही है, तो द ओनली ऑप्शन दे आर लेफ्ट विथ, किसी तरह से हम नीट का पेपर अपने बच्चे को दे दें ताकि वो डॉक्टर बन जाए। वो ये नहीं सोच रहे कि वो इस तरह का बच्चा अगर डॉक्टर बनेगा तो वो भविष्य में किस तरह से लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा। और दूसरी बात, आप जो एक मेरिट पे एक युवा पीढ़ी हमारी है जिसने बहुत मेहनत करके यहाँ तक आया है। देखिए, बहुत सारे गरीब बच्चे आते हैं कि वो अपने मतलब लोगों को खाने की वो नहीं होती, वो अपना कमरा लेते हैं, पेरेंट्स अपना पूरा पैसा उस बात के लिए लगा देते हैं। ऐसी जगह पे आप उस लायक बच्चे का हक छीन के आप एक नालायक को दे रहे हैं, मैं ये कहूंगी। तो ये तो सिस्टम हमें बदलना ही चाहिए, क्योंकि एक तरह से ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, ऑर्गेनाइज क्राइम अगेंस्ट द यूथ, जो हमारा मेरिट पे वहां पे आ सकता था। मैम, आपने बहुत बहुत लंबे समय के लिए एनटीए की कार्यप्रणाली को देखा है, उसके काम को समझा है और मॉनिटर किया है। आपको लगता है कि कोई इनसाइडर नेक्सस है या अंदर ही कोई इस तरह की चीजें हो रही हैं? छोटे एजेंट्स तो पकड़े जाते हैं, लेकिन अंदर जो मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लीकेज है, लूप होल्स हैं, उन तक पहुंचना इज नेसेसरी? बिल्कुल, देखिए, कहीं पे कोई लूफहोल तो है ही, चाहे एनटीए में है, चाहे आपकी प्रिंटिंग प्रेस में है, चाहे आपके ट्रांसपोर्टेशन में है, कहीं तो एक लूफहोल है। एंड उस लूफहोल को पकड़ना किसकी जिम्मेवारी है? जो एग्जाम ले रहा है। एग्जाम कौन ले रहा है? एनटीए ले रहा है। तो अकाउंटेबिलिटी तो एनटीए की फिक्स होनी ही चाहिए, और एनटीए को कहीं इसको एक्सेप्ट करके अपने, वही जो मैंने बोला, अपने वीक पॉइंट्स को देखो, उनको स्ट्रेंथन करो। क्यों हर साल ये पेपर जो है वो लीक हो जा रहा है? तो वो तो एनटीए को करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि सोसाइटी से हटा के अगर हम भी इसको, जैसे यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सीबीएसई का आपका एक अपना अकाउंटेबिलिटी है, क्यों नहीं हम उन ऑफिसर्स को क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या? क्योंकि मैम एनटीए एक सोसाइटी है, इस वजह से गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस या ये कहें कि गवर्नमेंट का उसके ऊपर कंट्रोल या डिसीजन उस तरह से लागू नहीं होता जैसे कि बाकी संवैधानिक संस्थाओं पर उस तरह होता है। नहीं, लागू तो होता है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ही सोसाइटी है, पर लेकिन जहां वो सोसाइटी होती है, सोसाइटी होने में क्या है कि आपका करप्शन का एक तरह से आपने बीज बो दिया। जैसे आप पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में देखते हैं कि अच्छा, पार्टीज को पार्टी फंड जा रहा है, लोग जो है डोनेशंस दे दे के कुछ भी काम करा लेते हैं। तो यहाँ पे जब सोसाइटी होती है, तो जब वो 12A ATG ले लेगी अगर सोसाइटी, तो सोसाइटी को कौन क्या क्या कितना डोनेशन दे रहा है, यू कैन नॉट क्वेश्चन इट। क्योंकि अगर किसी ने चेक से डोनेशन दे दिया तो दे दिया, ठीक है, हमने सोसाइटी को दे दिया। तो ये जो हमने खुद ही एक करप्शन का बीज बो दिया है कि हाँ भी हम यहाँ पे सोसाइटी के अंडर कर रहे हैं, उस सोसाइटी में अकाउंटेबिलिटी उतनी नहीं होती जितनी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में होती है। तो आई थिंक ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि हम एनटीए को हटा दें। हमारे को सोल्यूशन ये चाहिए कि एनटीए के सारे प्रोसेसेस और सिस्टम्स को इतना स्ट्रेंथन करें कि किसी भी पॉइंट पे आपका जो ये लीक हो रहा है वो लीक ना हो। बड़ी बात देखिए, और दूसरा एक चीज और कि नीट का 2024 का भी पेपर हुआ लीक। चाहे आप सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट तक जाने में ये रहा कि अच्छा भी उन्होंने कहा कि नहीं भी इतना एविडेंस नहीं है, तो मैं कहूंगी इस चीज का एविडेंस तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आदमी ने कैश दिया है, कैश लिया है। तो कभी भी हम लोग इनकम टैक्स में रहे हैं कि इनकम टैक्स में जो कैश ट्रांजेक्शन होते हैं, करोड़ों के भी कैश ट्रांजेक्शन्स को हमको एविडेंस नहीं मिलता। और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे अगर हम एक्ट ना करके, जिसे कहते हैं 24 का दोषी कहाँ है, क्यों नहीं उसको आज तक सजा मिली? आपको अगर आईपीसी में आप जाइए, जो आप नई जो है भारत न्याय संहिता में, आप उसको 10 साल तक की जेल कर सकते हैं, आप उस पर फाइन लगा सकते हैं। तो वो लोग जो मास्टरमाइंड थे, पिछले इतने सालों से ये चला आ रहा है, वो मास्टरमाइंड कहाँ है? क्यों उनको बेल पे छोड़ के और आप घूम रहे हैं, और वो बेल पे छूट के फिर से वो दोबारा से मास्टरमाइंड बन के। बड़ी बात यह है मैम कि 2024 में जब ये मामला सामने आया था, एक इसको लेकर एक एक्ट पास हुआ था, इसको लेकर एक नियम बनाया गया था कि द पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट था वो, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, वो उसके तहत सजा का प्रावधान है, फाइन का प्रावधान है। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कहें कि लोगों को डर नहीं है, तो फिर ये तो बड़े लेवल के अधिकारी होंगे या बड़े लेवल के लोग होंगे जिन्हें पता है कि उनका बच निकलना आसान है शायद। नहीं, ये हमारे सिस्टम में जैसे करप्शन आ गया है और हमें पता है कि हम पकड़े जाएंगे तभी भी हम बच निकलेंगे, या हमें बस बेल हो जाएगी, 4 दिन की बात है, 4 दिन बाद सब ठंडा पड़ जाएगा। सीबीआई की इंक्वायरी भी होएगी तो सीबीआई वाले जो है वो 4-5 लोगों को तो करेंगे, पर चार्जशीट कभी फाइल नहीं होगी।
तो क्या गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि जब नीट में पकड़ा गया, इतनी बड़ी बात हुई, आपने एक नया एक्ट, ये जो एक्ट बना है ना 2024 का, जो पिछली बार नीट का पेपर लीक हुआ था उसके बाद ही ये बना है, पर ऐसा नहीं है कि ये बाद में बना है, पहले से भी हमारे इतने सारे प्रोविजंस थे जिसमें चीटिंग के लिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए आप किसी को भी सजा दे सकते हैं। तो इन सारे प्रोविजंस में आप उन लोगों को सजा दे सकते थे, पर आपने सजा नहीं दी। दे आर रोमिंग स्कॉट फ्री। तो अगर वो स्कॉट फ्री यूज घूम रहे हैं, और पिछली बार भी सीकर का ही नाम आया था, तो यहाँ पे जो मैं आपको कह रही हूँ कि कोचिंग माफिया है, और उसको मैं बिल्कुल बहुत ही मतलब जिम्मेवारी से ये बात कह रही हूँ। वो इसलिए कि ये न्यूज भी आ रही है कि सीकर में सेलिब्रेशंस हुए कि हमारे यहाँ का जो बच्चा है वो टॉप करेगा, हम रैंक 1 लाएंगे। दैट मीन्स दे वर सो ओवर कॉन्फिडेंट। और इस बार तो जैसे कहते हैं ना कि हमने जो एक समस्या आई थी 2024 में, हमने उसको एड्रेस नहीं किया, तो उस समस्या ने एक और बड़ा रूप ले लिया, इन द सेंस कि 15 दिन से ये कहते हैं कि वो पेपर बाजार में घूम रहा था, टेलीग्राम चैनल पे जो है वो 4-5 दिन पहले से अच्छे से था, केरला का कोई आदमी पीजी के अपने फादर को भेज रहा है, वो सारे लोगों को बांट रहा है। अब दिस इज वेयर आई वुड से कि हमारी सोसाइटी में भी जो मॉरल और एथिकल डिग्रेडेशन है, अगर मैं एक पीजी चला रही हूँ, कोई बच्चा मुझे भेजता है कि ये पेपर है और इसको आप बेच लीजिए, तो मैं उसको बेच रही हूँ, मैं पुलिस के पास जाके नहीं बता रही हूँ कि ये पेपर लीक हो गया है, एनटीए को नहीं बता रही हूँ आपका पेपर लीक हो गया है, और मैं उसका 30-30 लाख हम आगे बेच रहे हैं कि जितने में हमने खरीदा उसको हम एनकैश कर लें और हम भी उसमें पैसा कमा लें। बिल्कुल, ये जो मॉरल डिग्रेडेशन सीकर में है, कोचिंग माफिया में है, एंड आई वुड से पेरेंट्स के अंदर भी है। जिस पेरेंट ने 25 लाख दिया है या 1 लाख दिया है, क्यों नहीं हम उस पेरेंट को भी जेल में डालते हैं? खाली मास्टरमाइंड की बात क्या है? मैं भी तो दे रही हूँ ना कि जिसने 25 लाख दिया है अपने बच्चे के लिए। यही एक लेयरिंग की जो मैं बात करी थी, ये वही है, एक एनटीए का खुद का सिस्टम जिसकी अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी पर आज सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरा, आपने कोचिंग माफिया का भी जिक्र किया, वो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पहलू मुझे लगता है, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स पहले जहां इक्का दुक्का हुआ करते थे, कोटा कभी एक टाइम पर बहुत मशहूर था, लेकिन अब हर गली कूचे में, हर शहर में आपके पास कोचिंग का, लोग स्कूल छोड़ के कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना पसंद करते हैं कि हम स्कूल तो बाहर से कर लेंगे लेकिन कोचिंग हमारे लिए जरूरी है, 2 साल की 3 साल की जो भी उनकी कोचिंग होती है नीट की। तो ऐसे में ये जो लेयरिंग की बात है, एनटीए का अपना सिस्टम, कोचिंग का अपना माफिया, और पेरेंट्स का जो आपने मॉरल डिग्रेडेशन का जिक्र किया, इसको क्या हम 3 लेयर में डिवाइड करके इसको समझ सकते हैं? और अगर इस स्तर पर जांच की जाए तो मुझे लगता है किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल, सीबीआई को इस वक्त चाहिए कि ये इस तरह का बहुत बड़ा एक तरह से नेशनल क्राइम हम यूथ के अगेंस्ट कर रहे हैं, तो ये एक उनके लिए मौका है कि आप एनटीए की पूरी वर्किंग को चेक करिए, आप कोचिंग माफिया की, क्योंकि हम लोग सॉल्वर्स की भी बात करते हैं कि पहले उनके पास पेपर आ जाता है, फिर सॉल्वर्स होते हैं, सॉल्वर्स उस पेपर को सॉल्व करते हैं, बच्चों तक पहुंचा देते हैं, सेंटर्स पे भी ये सारा काम हो रहा है। तो ये दूसरा वो है। और तीसरा वही कि पेरेंट्स, जो पेरेंट्स इस पैसे को दे रहे हैं, उनकी लिस्ट अगर आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप पिछले 3 साल में जिन का सिलेक्शन हुआ है, जैसे सीकर से कहते हैं कि पिछले साल एक फैमिली से 4 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, तो एक फैमिली से 4 बच्चों का सिलेक्शन, इट इज नॉट ए स्मॉल कोइंसिडेंस। तो यहाँ पे कहीं पे एक प्रॉब्लम हो सकती है कि शायद उनको पेपर पिछले साल भी मिल गया था, पर पिछले साल पता ही नहीं चला कि वो लीक हो गया है। तो ये जो सीकर का एक सिस्टम चल रहा है, और सीकर क्या है, वो कोटा का एक सब्स्टिट्यूट, नया सब्स्टिट्यूट आ रहा है। तो अगर वो नया सब्स्टिट्यूट आ रहा है तो क्या होता है, कोई भी नई कोचिंग जो होती है, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जैसे कोचिंग्स में, अगर आपने देखा होगा कि अभी कुछ कोचिंग्स के साथ ये हुआ कि वो क्लेम करते हैं कि ये नंबर 1 जो आया है वो हमारी कोचिंग का है, नंबर 10 मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे हमारी कोचिंग के हैं। तो वो उनकी कोचिंग के नहीं होते हैं, वो कोचिंग वाले उन बच्चों को पैसा देके उनको उनका फेस खरीदते हैं कि तुम बोल दो तुम हमारी कोचिंग में पढ़ते थे, ताकि हमारी कोचिंग का नाम हो जाए और फिर हमें बहुत सारे एडमिशंस मिल जाए। तो अब देखिए, जो बच्चा पहले दिन यूपीएससी में सेलेक्ट हुआ है, जिससे हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो ऑनेस्टली और इंटीग्रिटी के साथ देश की सेवा करेगा, वो बच्चा ही बिक जा रहा है पहले ही दिन सिर्फ अपना फोटो देने के लिए। क्योंकि जिस तरह की ल्योरिंग करते हैं ये कोचिंग वाले कि अरे भाई तुम पहले ही दिन, मतलब क्या होता है ना कि एक अपना फेमस होने के लिए कि मेरा फेस सबको पता चल जाएगा कि मैं आया था, तो वो अपना फेस दे देता है। वो अंडर द पीयर प्रेशर करते हैं, पीयर प्रेशर भी। और आई थिंक एक हमारी सिस्टम जो है, अगर आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देखिए, इंडिया आज 91 आउट ऑफ 185 कंट्रीज है। तो हमारी जो रैंकिंग है वो बहुत ज्यादा ऊपर है करप्शन में। हम एक्चुअली, आप मतलब मुझे इस बात पे सच में शर्म आती है कि हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के भी ऊपर हैं करप्शन में। तो ये तो हमारे लिए एक शर्म से डूब बनने की बात है, पर कहीं सोसाइटी को आगे आना चाहिए
और सोसाइटी इसी तरह से आगे आ सकती है कि जो लोग मास्टरमाइंड हैं या जो गलत काम कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके ऐसी उनको सजा दी जाए कि लोगों को समझ में आए कि हाँ, हमें अपने मॉरल वैल्यूज बढ़ानी चाहिए। हमारे यहाँ रामचरितमानस इतने सालों से चल रही है, रामचंद्र जी का आप इतनी पूजा करते हैं कि उनको पुरुषोत्तम राम कहते हैं कि वो कभी गलत काम नहीं करते थे। आप रोज उनकी पूजा कर रहे हैं सुबह, फिर उसको आप अपने जीवन में आत्मसात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सोसाइटी की मॉरल और डिग्रेडेबल वैल्यूज हैं उसको भी हमें कहीं एड्रेस करना चाहिए। ऐसे में मैम, अगर इस साल का आंकड़ा देखें, जो अभी ये पूरा नीट का घमासान चल रहा है, उसमें 22 लाख के आसपास स्टूडेंट्स हैं जिनके मानसिक, जिनका जो एक तरह से अगर देखा जाए तो कितने तनाव में वो होंगे। तो क्या एनटीए को इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? हुज आंसरेबल? नहीं, बिल्कुल। ओवरऑल तो एनटीए ही इसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि अगर मैं कोई एग्जाम कंडक्ट करा रही हूँ और उसमें चाहे किसी भी लेवल पे आए, चाहे पेरेंट्स की वजह से आए, चाहे कोचिंग की वजह से आए, चाहे नासिक प्रिंटिंग प्रेस की वजह से आए, बट आई एम द ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी। सो इफ आई एम द ओवरऑल ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी विच इज एनटीए, तो एनटीए की तो पूरी अकाउंटेबिलिटी बनती है और एक्चुअली उनको नैतिक जिम्मेवारी लेके, जैसे पुराने जमाने में होता था, रिजाइन करते थे लोग। पर यहाँ तो अभिषेक सिंह जो है वो इस तरह से कहने की कोशिश कर, शुरू में तो ये कह रहे थे कि जैसे कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है, फिर जब उनको लगा कि नहीं, ये तो लीक हो चुका है और पूरे एविडेंस आ गए इस बार, तो तब उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसके बाद रद्द किया। अदरवाइज ये पेपर अगर 29-30 तारीख से, चलो मैं 15 दिन पहले की बात ना भी करूं, अगर 5-6 दिन पहले से भी मार्केट में चल रहा था, तो क्या ये एनटीए की जिम्मेवारी नहीं है कि उनको भी पता चलता कि ये मेरा पेपर मार्केट में चल रहा है? भाई सबको पता चल रहा है, टेलीग्राम चैनल पे आ रहा है, बच्चों को पता चल रहा है और आप सोए हुए हैं। सो आपकी तो बिल्कुल नैतिक जिम्मेवारी बनती है। और जहां पे, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जो बच्चे बहुत गरीब होते हैं, जो ट्रेन में आके, उनके पास ट्रेन का पैसा नहीं होता है, एक दिन होटल का पैसा नहीं होता है, उन्होंने आके एग्जाम दिया था, उनको आप एक फाइनेंशियली भी उनको कंपनसेट करना चाहिए, जैसे इंडिगो ने किया। ये आई वुड से कि जब अभी 4 दिसंबर को इंडिगो का फियास्को हुआ था, तो उन्होंने पूरा आइडेंटिफाई करके कि जिन जिन भी पैसेंजर्स को उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, उन्होंने उनको 5,000 to 10,000 कंपनसेट किया। ऑल्दो इट विल बी अ बिग अमाउंट, पर लेकिन एनटीए तो कितना पैसा कमा रहा है, इन्हीं स्टूडेंट से तो कमा रहा है ना। लेकिन ऐसे में जांच और जवाबदेही, अगर ये कहा जाए कि नैतिक जिम्मेदारी तो है एनटीए की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आज की डेट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कितने मानसिक दबाव में होंगे, कितने सालों की मेहनत होगी, लेकिन ऐसे में क्या एक इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए या संसदीय जवाबदेही एनटीए की होनी चाहिए, वो तय होनी चाहिए? बिल्कुल, एक उनके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बननी चाहिए। और जो इस चीज को इस बार, क्योंकि ये इस बार सबसे बड़ा पेपर लीक हुआ है, इस लेवल का पेपर लीक पहले कभी नहीं हुआ, तो ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट के पास अपॉर्चुनिटी है कि अपने सारे जितने भी उनके, जिसे कहते हैं चैनल्स होते हैं इन्वेस्टिगेटिंग के, वो सीबीआई को भी या स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी लगा के इसको इस तरह से मतलब इन्वेस्टिगेट करे कि जो भी लोग हैं, वो पेरेंट्स हैं, चाहे कोचिंग है, चाहे ऑफिसर्स हैं, सैक करिए उस ऑफिसर को, सस्पेंड नहीं, क्योंकि सस्पेंड करके तो वो रीइंस्टेट हो जाता है, कल को उसको और अच्छी पोस्टिंग मिल जाती है। तो वो ना करके उनको सच में आप नौकरी से निकाल दीजिए। हम इसलिए नहीं आए थे कि मेरी नाक के नीचे, मैं भी इनकम टैक्स में रही हूँ, हम लोग सर्चेस करते थे, मैं बजट डिवीजन में रही हूँ, बजट डिवीजन में हम लोग आईबी का जो है वेरिफिकेशन करते हैं अपने स्टाफ का। ओनली दैट काइंड ऑफ स्टाफ एंड ऑफिसर्स आर पोस्टेड इन बजट डिवीजन, जिनके क्रीडेंशियल्स बहुत अच्छे होते हैं कि चाहे उनको 100 करोड़ भी कोई दे रहा होगा ना, तो वो उस पर कंप्रोमाइज नहीं होंगे। तो why can't we identify this kind of officers and put them there? और आपने एक जिक्र किया कि कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। ये कॉम्प्रोमाइज सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं, एक सोसाइटी के साथ नहीं है, ये कॉम्प्रोमाइज है देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ। इसका एक लार्जर पर्सपेक्टिव अगर देखें, बिल्कुल। और ये जो हमारा ना, एक कहते हैं कि सिस्टम का पार्ट बन गया है। अगर आप देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स ही बोलते हैं, अच्छा बेटा बाहर जाओ, पुलिस पकड़ लेगा ना, उसको पैसे दे देना, चक्कर में मत पड़ना, मर्डर हो जाएगा, क्यों नहीं लोग बीच में आना चाहते हैं कि अरे भी फंस जाएंगे, अरे अभी पैसा दे के वो कर लो। इवन आप देखिए ट्रेन में, अगर आपको रिजर्वेशन नहीं मिला, आजकल समर्स चल रही हैं, तो लोग जो है आराम से टीटी को पैसा देके, उनको सबको पता है कि टीटी को पैसा दे दोगे तो तुम्हारे को रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो ये तो हमने अपना सिस्टम ही बना दिया है ना कि पैसे से सिस्टम चलता है। तो ये जो हमारे साइकी में आ गया है कि पैसे से सिस्टम चलता है, इसीलिए तो ये पेरेंट्स को पता है ना कि मैं पैसा दूंगा तो मेरा बच्चा नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर जाएगा, या मुझे सच में ऑथेंटिक वाला पेपर मिलेगा। देखिए, पेपर पैसा खर्च करने में तो सब इतने, अब आजकल इंडिया में इतना लोगों के पास पैसा आ गया कि उनको खर्च करने में कोई प्रॉब्लम। 25 लाख 1 करोड़ तो हम लोग इनकम टैक्स में ऐसे सुनते थे कि कोई बड़ी
अमाउंट ही नहीं है। तो जब वो बड़ा अमाउंट है ही नहीं तो सारे लोग लाइन लगा के खड़े हैं पैसा खर्च करने के लिए, तो उनको लेकिन ये कॉन्फिडेंस है कि ये पेपर जो आया है ये एकदम ऑथेंटिक पेपर है, तभी ना वो 25 लाख दे रहा है। तो उन सबको भी पकड़ा जाए और उन सबको भी जेल में डाला जाए। लेकिन मैम क्या ये वाकई इतना इजी है? क्योंकि जो मैं समझ पाई हूँ एनटीए के लेवल पर एक अलग जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये जो कोचिंग माफिया चल रहा है, और ये कहीं किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, ये महाराष्ट्र है, राजस्थान है, दिल्ली है, हर जगह ये कोचिंग माफिया एक अलग स्तर पर चल रहा है। और बड़ी बात हमारी सोसाइटी में जो आपने जिक्र किया कि जो ये एक मॉरल डिग्रेडेशन का काम चल रहा है कि पेरेंट्स खुद ही डोनेशन के आधार पर बच्चों को आगे पुश कर रहे हैं, तो ये तो जांच इतनी कॉम्प्लेक्स है और इतनी आसानी से रिजॉल्व होने वाली भी नहीं है। नहीं, वो इसीलिए ना कि मतलब आपको एविडेंस नहीं मिलेगा ना। आई नो कि ये पेपर 25 लाख में खरीदा गया है, 30 लाख का भी अगर आप न्यूज में देखिए सबका जिक्र आ रहा है। वो जो सीकर के दोनों भाई हैं बिवाल, उनके ऊपर जिक्र पूरा वो हो रहा है कि भी उन लोगों ने पेपर 30-30 लाख में बेचा है। पर कैसे बेचा होगा? कैश में बेचा होगा, चेक से तो किसी से लिया नहीं होगा। तो जब चेक नहीं है और सिर्फ कैश है तो आपको एविडेंस नहीं मिल पाता उसका, और जब एविडेंस नहीं मिल पाता तो फिर कोई भी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो एविडेंस जब नहीं मिलेगा तब वो उसको कुछ नहीं कर सकती है। और इसीलिए एक कॉन्सेप्ट होती है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की, कि ये सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं जिस सर्कमस्टांसेस में सबने देखा कि ऐसा हुआ है। तो अब अगर हमें ये प्रूफ नहीं मिलता है कि उसने कहाँ से 30 लाख रुपया दिया था, तभी भी अगर उसका नाम आ रहा है या उसके बच्चे के पेपर में, जैसे पिछले साल हुआ था जो 24 में कि पूरे 720 नंबर आ गए थे, तो जिन 50 बच्चों के 720 नंबर आए थे, हमने उनके पेरेंट्स को क्यों नहीं पकड़ा? आज भी ये अगर कट ऑफ इसका देखिए 620 के ऊपर होता है, तो 620 का अगर सीकर के ही कुछ बच्चों के 650 के ऊपर आ रहे हैं, आप सारे नॉट ओनली सीकर, वही लातूर जो महाराष्ट्र में है, आप दिल्ली के जितने भी कोचिंग सेंटर्स है, ये डाटा तो एनटीए को बहुत आराम से अपने पिछले 3 साल के रिजल्ट से मिल सकता है कि किन किन बच्चों के 650 के ऊपर आए थे। आप वो लिस्ट दे दीजिए ना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को, पकड़ में आ जाएगा कि ऑल्दो फिर वहीं पे प्रॉब्लम लेकिन ये एक आएगी कि हमारे पास रियल एविडेंस नहीं होगा, क्योंकि कोई चेक, क्योंकि ट्रांजैक्शन ये बाय बैंक नहीं होते हैं, ये सारे ट्रांजैक्शन कैश में होते हैं। पर अब कैश ट्रांजैक्शन को भी अगर हम किसी तरह से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के अंदर लाके कि हाँ भाई इसने दिया था और ये प्रूफ है कि इसने दिया था, उस पेरेंट के अगर हम अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेंगे, तब तक जो है ना कोचिंग और पेरेंट इन दोनों के अगेंस्ट एक्शन लेना जरूरी है। इनको सच में जेल में डालना जरूरी है, क्योंकि 4 बच्चे एक फैमिली से अगर क्वालिफाई कर रहे हैं, उनके पास जरूर पेपर था। और आज भी जो है ये वाला जो पेपर हुआ है, वी नो 120 क्वेश्चंस वैसे के वैसे आए हैं। गैस पेपर का भी जिक्र किया, कहने को आप गैस पेपर कह रहे हैं उसको, पर जो हम लोग देख रहे हैं, कहते हैं कि जो टेलीग्राम में आया, मैंने पर्सनली तो नहीं देखा उस पेपर को, कि फुल स्टॉप और कॉमा भी बिल्कुल वही है। ऑल्दो अभिषेक सिंह इस चीज को नकार रहे हैं कि नहीं वो मिलते जुलते क्वेश्चन है, वो एक से क्वेश्चन नहीं है। अरे अगर मिलते जुलते थे तो आपने क्यों रद्द कर दिया? तो आप अपने हाथों वो कहीं लीपापोती कर रहे हैं। एक मॉरल अपनी अकाउंटेबिलिटी लें, कहें हाँ हमसे गलती हुई है और हम इसको सुधारेंगे। बच्चों के ऊपर जो मानसिक प्रेशर आ रहा है, जो बच्चा, वही बात जो आप कह रही थी कि 2 साल से बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, 2 साल से प्रिपेयर करते करते उसका बहुत अच्छा पेपर हुआ, वो बहुत खुश है कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, और फिर उसको पता चलता है वो पेपर कैंसिल हो गया। तो वो जो एक मानसिक हम यातना अपनी युवा पीढ़ी को दे रहे हैं, और खासतौर से उस युवा पीढ़ी को जो सच में लायक है, मतलब उन लायक बच्चों को जो आगे बढ़ने चाहिए थे, उनकी जगह हम पैसे से खरीदे वाले पेपर के बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, तो हम अपने पूरे सिस्टम से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। लोगों की जिंदगी से ऐसे डॉक्टर बनाएंगे तो लोगों की जिंदगी से खेलेंगे। एक लार्जर पर्सपेक्टिव ये है कि हमारे देश की बहुत सारी जो जनता है, और खासतौर पर जो वल्नरेबल क्लासेस हैं, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर रिलाय करती हैं, और ऐसे में अगर वहां पर ये डोनेशन बेस्ड डॉक्टर मौजूद रहेंगे तो कैसे इलाज करेंगे, कैसे मरीजों को इलाज देंगे, कैसे हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर पाएंगे? दिस इज नॉट ओनली एजुकेशनल लूप होल, बट ये फिर हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री तक और हमारे हेल्थ सेक्टर में भी ये चीज जाएगी। हेल्थ सेक्टर के साथ साथ एक और दूसरा जो हम एक जैसे कहते हैं करप्शन का बीज अपनी यंग जनरेशन में बो रहे हैं, क्योंकि उस बच्चे को पता है कि मेरे पापा ने 25 लाख खर्च करके मुझे यहाँ बनाया है, तो वो कहीं उसके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में भी आ जाएगा, चलो मुझे अभी इसको रिकू करना है, पापा को पैसे वापस देने। और फिर एक बार वो एक करप्शन वाले एंगल में फंस जाते हैं ना कि मॉरल डिग्रेडेशन उसका भी हो गया। तो अब आप देखती हैं हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि आईसीयू पे डाल दिया, वो सिर्फ वेंटिलेटर पे चल रहा है, जबरदस्ती 25 दिन तक वेंटिलेटर पे उसको लगाए रहता है वो डॉक्टर, किस लिए? सिर्फ पैसा कमाने के लिए। तो ये भी जो मेडिकल लाइन में
जो करप्शन आ रहा है कि आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, आपको बोल दिया आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो ये सब क्या है ना, पूरा एक साइकिल बन जाता है कि मैं यहाँ से, मैंने पहले छोटा गलत काम किया, फिर उससे थोड़ा बड़ा गलत काम किया, फिर उससे बड़ा गलत काम किया, फिर मुझे कभी पकड़ा नहीं गया। ये सबसे बड़ी बात है। अगर मुझे पकड़ा नहीं गया, हमारा सिस्टम खराब है कि हम सजा नहीं दे पा रहे हैं। जो मास्टरमाइंड है 24 का मास्टरमाइंड भी जो दहिया है, विकास दहिया का एक नाम आया था ना, कहाँ है विकास दहिया? नोबडी नोज। सीबीआई की अगर आप रिपोर्ट्स देखिए तो अभी तक कोई चार्जशीट नहीं हुई, और वो अपनी रिपोर्ट्स में भी, अपने वेबसाइट पे भी वो कुछ नहीं लिख रहे कि हमने क्या किया उसके अगेंस्ट। तो अब 2 साल तक क्यों नहीं कर रहे उसके अगेंस्ट? उसको तो इमीडिएटली आपको जेल में डाल के एक एग्जाम्पल आपको सीबीआई के लिए भी सेट करना चाहिए, जिसे कहते हैं ना जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ये काम पूरे सिस्टम में हो रहा है। अब आप कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के देख रेख में ये एग्जाम कराएंगे। वहां पे क्या जुडिशरी में करप्शन नहीं है? एनसीईआरटी की बुक में आया था ना कि जुडिशरी में करप्शन होता है, और वो अब ठीक है, आपको एक प्रिविलेज पोजीशन में होती है जुडिशरी, तो वो कहने की कोशिश करिए कि नहीं ये गलत चीज है। पर जस्टिस वर्मा का केस सबको पता है ना कि जले हुए नोट मिले थे। तो अगर हमारा पूरा एक तरह से करप्शन का हमारे रग रग में चला गया है, डीएनए में चला गया है, आई वुड से, तो वो हमें करने के लिए अपने बच्चों को और पूरी सोसाइटी को एक मॉरल वैल्यूज के ऊपर खड़ा करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं सोशल रिफॉर्म होना चाहिए हमारे यहाँ, जैसे मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। और ऐसे टाइम में ये सरकार के पास एक अच्छा मौका है जब सरकार एनटी के ऊपर एक्शन ले सकती है। अगर कहीं खामियां पाई गई हैं, अगर कोई जिम्मेदार है, ऑडिट होना चाहिए, एक संसदीय जवाबदेही तय होनी चाहिए, जिसके आधार पर जो 22 लाख बच्चे हैं जो आज मानसिक तनाव में हैं, जिन्होंने मेहनत करके पढ़ाई करके एग्जाम क्वालिफाई किया था, उन्हें ये उम्मीद थी कि उनका पेपर निकल जाएगा, और ऐसे में वो इस करप्शन की भेंट चढ़ गए हैं। तो सबसे पहले तो उस करप्शन को रोकने के लिए हमें ठोस कदम उठाने की जरूरत है। डॉक्टर शिखा दरबारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एसओजी ने भी जांच का जिम्मा संभाला है और 5 गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं। लेकिन छात्रों में आक्रोश है। वो छात्र जिन्होंने पूरी साल मेहनत करके 2 साल लगाकर, वो पेरेंट्स जिन्होंने अपने जीवन भर की जमा पूंजी अपने बच्चे की कोचिंग में लगाकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था, प्रोत्साहित किया था, आज वो सबसे ज्यादा मानसिक तनाव में है। और इस करप्शन की मार सबसे ज्यादा एक मिडिल क्लास बच्चा जिसने मेहनत करके ये एग्जाम क्वालिफाई किया था, वो झेल रहा है। बहरहाल अपडेट्स इस पर लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।